हेलो दोस्तों, मैं सुनील आज अपने हिस्ट्री के टॉपिक पे दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा मैंने कहा था कि 1 बजे के आसपास मैं आप सभी लोगों के लिए जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। तो उम्मीद है जो मेरा आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे होंगे उसको आपने ज़रूर नोट किया होगा। उसी क्रम में मैं आज दूसरे पार्ट पे लेकर आया हूँ। जैसा मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज का जो मेरा ये वीडियो होगा वो बेसिकली जो हमारे स्टोन एज थे मीन्स पाषाण युग थे उसके बारे में हल्की सी जानकारी दूंगा, इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे मानव विकास आगे बढ़ता गया तो कैसे सभ्यताओं में परिवर्तित हुआ और वो सभ्यताएं जन्म ली, फली फूली और कुछ कारणों से, कुछ विशेष कारणों से उन सभ्यताओं का पतन हुआ, उसके बारे में भी शार्ट में हम लोग कुछ बात करेंगे। तो उसी क्रम में लेट न करते हुए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अगर धरती पर ज्ञानी मानव की अगर हम बात कर लें जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, तो वो जो ज्ञानी मानव थे वो ज्ञानी मानव लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर, इस धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और वो डेवलपमेंट जो है वह परिवार का स्वरूप लेता है, समाज का स्वरूप लेता है, सभ्यता का स्वरूप लेता है, फलता फूलता है और कुछ प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी या कोई भी अपरिहार्य कारणों से उन सभ्यताओं का पतन भी होता है। तो हम सभ्यताओं के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटा सा हिंट ले लेते हैं कुछ ऐसे स्टोन एज के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे मैंने अभी कहा कि जब इन सभ्यताओं का विकास हो तो उस समय कैलेंडर तो ऐसा था नहीं, तो उसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, ठीक, जिसको हम हिंदी में कहें तो पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आपको भी पता है जब भी हम कोई एज डिसाइड करते हैं तो एक जो डेट होती है उसके आगे की होती है और एक डेट जो उसके पीछे की होती है। तो इन द सेम वे जब स्टोन एज मीन्स पाषाण काल की परिकल्पना आई तो उस पाषाण काल के पहले की जो घटना थी उसे पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को डिवाइड किया गया। तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में ना बात करते हुए, क्योंकि मैंने कहा कि समय कम है, हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो ये पूछा जाता था एग्जामिनेशन में, पूछा अक्सर जाता है कि पूर्व पाषाण काल जिसको मतलब प्राचीन समय में लोगों के लिए भोजन मीन्स खाने के लिए वो किस चीज़ पर आधारित थे। तो सब लोग नोट करिएगा कि पूर्व के समय में लोग भोजन के लिए उनका एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन क्या था? शिकार करना था, ठीक। अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ, ठीक, और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि मनुष्य में स्थायी प्रवृत्ति का निवास कब हुआ। तो इन सब के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सेगमेंट रहा है वो नव पाषाण काल रहा है। लेकिन अगर आग की बात कर लें तो जो आग का आविष्कार हुआ वह पूरा पाषाण काल में हुआ। तो नोट कर लीजिए कि जो फायर मीन्स जो आग का आविष्कार हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि उससे पहले आग का अस्तित्व नहीं था, लेकिन आग के बारे में जाना, लोगों ने प्रयोग करना और उसको जलाने की जो प्रक्रिया के बारे में सीखा मनुष्यों ने, तो वो पूरा पाषाण काल के दौरान सीखा। हाँ, मानव विकास के लिए जो नव पाषाण काल का युग रहा है वो बेहद इम्पॉर्टेंट रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं नव पाषाण काल के दौरान ही मनुष्य जो है पहिए का आविष्कार करता है, ठीक है। पहिए के आविष्कार करने के बाद मनुष्य में स्थायी निवास, ठीक है, स्थायी निवास, ध्यान दीजिएगा इस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वह नव पाषाण काल के दौरान हुई। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मनुष्य जब स्थायी निवास करने लगा तो जाहिर सी बात उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो कृषि मतलब खेती बाड़ी का भी अगर विकास या खेती बाड़ी का भी अगर खोज किसी पीरियड में हुई तो वो नव पाषाण काल में, क्योंकि जब मनुष्य स्थायी निवास में विश्वास करने लगा तो अपने खाने पीने के लिए उसने कृषि का भी काम किया। एक क्वेश्चन बनता है कि पारिवारिक पद्धति या पारिवारिक सोच का कब विकास हुआ, तो वो भी नव पाषाण काल के
दौरान ही परिवार की जो पद्धति है, जाहिर सी बात जब मनुष्य स्थायी निवास करने लगा, कृषि करने लगा, तो अपना जो कुटुंब है, मीन्स अपना जो परिवार है वो एक जगह बनाकर रहने लगा। तो इस अनुसार देखें तो जो हमारा नवपाषाण काल का 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्थायी निवास की पद्धति या विकास या कृषि का विकास या पारिवारिक सोच का जो डेवलपमेंट है, उसके लिए नवपाषाण काल सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल के दौरान हुआ, जिसके वजह से आदमी ट्रेड और कॉमर्स में अपना योगदान देने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को पहुंचाना उसके लिए बड़ा सुगम हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, कृषि, परिवार, पहिया का आविष्कार और क्या कहते हैं आपका स्थायी निवास की प्रवृत्ति का जो विकास है वो नवपाषाण काल के दौरान हुआ था। एक क्वेश्चन ये कभी कभी उठता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का प्रयोग किया था, किस औजार को बनाया था। तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य का हाथों के द्वारा बनाया गया जो सर्वप्रथम औजार था वो कुल्हाड़ी को माना जाता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो बनाया गया औजार था वह कुल्हाड़ी थी। तो इस अनुसार अगर शॉर्ट में हम देखें तो पूरा पाषाण काल के दौरान मीन्स जो नवपाषाण काल मीन्स पाषाण युग के दौरान जो लेटर बाद का युग था, जिसको नवपाषाण काल के युग के दौरान कहते हैं, जब मनुष्य के अंदर स्थायी निवास, पारिवारिक पद्धति या कृषि का विकास हुआ, तो उसके अंदर एक समाज की पद्धति भी विकास हुई और वह समाज धीरे धीरे सभ्यता में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया और वहीं से सभ्यताओं का उदय भी होना शुरू हो गया। आप देखेंगे बोर्ड पे मैंने साइड में लिखा है ताकि कम समय हम लोग लें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ सभ्यताओं के अवशेष या सभ्यताओं के बारे में बात किया है जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो जो हम लोग, चूँकि हम लोगों को बेसिकली भारत का इतिहास पढ़ना है, तो हम लोग अपनी जो सभ्यताएं पढ़ेंगे वो भारत से संबंधित सभ्यताओं पर ही भी विशेष हमारा टारगेट होगा। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो जो सभ्यता के विकास जब धीरे धीरे मनुष्य में होने लगा, तो वो सभ्यताएं जहाँ भी रहीं वहाँ से व्यापार सहित सारा सब कुछ फला फूलने लगा और मनुष्य धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लगा। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो निकल के आती है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम और आप हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग गांव में रहते हैं लेकिन शहर में भी उनकी कोशिश रहती है कि ज़मीन लेके घर बनवाएं। तो आखिरकार शहर में ज़मीन लेके घर बनवाने के पीछे उनका क्या लॉजिक होता है? ऐसा नहीं कि पैसा होना ना होना वो बात की बात है। वह शहर की तरफ आदमी इसीलिए भागता है क्योंकि उसे रोज़गार मिले, उसे सुख सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिले, मार्केट मिल जाए, अगर वो कुछ रोज़गार करना चाहे तो रोज़गार के अवसर मिले, जैसा कि गांव में थोड़ा सा रोज़गार और इन चीज़ों के अवसर कम है। सेम वही प्रोसेस आपका उन सभ्यताओं के समय भी था कि आखिरकार ये सारी सभ्यताएं सिंधु नदी के ही आसपास क्यों घटित हुई, एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधु नदी का क्षेत्र था वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान वो पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है, मीन्स दोनों बंटवारे के बाद भले वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बना और भारत का, तो ये जो पंजाब, हरियाणा, जम्मू का कुछ इलाका, फिर अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो पंजाब प्रांत सहित जो अन्य इलाके हैं, जो इस सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में इंडस नदी भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इसके आसपास का जो भी इलाका था ये काफ़ी फर्टाइल इलाका था, काफ़ी उपजाऊ इलाका था। पीने के पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, कृषि की व्यवस्था अच्छी थी, पशुपालन के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती थी, चारा सहित अन्य फैसिलिटी अवेलेबल थी। इसलिए जितनी भी बड़ी सभ्यताएं आप देखेंगे तो वो सिंधु नदी के आसपास ही, क्योंकि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी थीं। इसके अतिरिक्त आज के वर्तमान में भी कई ऐसी बढ़िया नदियां हैं, बेहतरीन नदियां हैं, जिसके ऊपर दोनों देश भारत और पाकिस्तान की कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उन पर निर्भर होता है। जैसे आप रावी की बात कर लो, जैसे आप चिनाब की बात कर लो, जैसे आप सतलज नदी की बात कर लो, चाहे वर्तमान में घग्गर नदी या सरस्वती जो विलुप्त हो गई उसकी आप बात कर लें, तो ये सभी सिंधु जो नदी है उनकी सहायक नदियों में से एक थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वह जम्मू या कश्मीर इस इलाकों से नहीं है, बल्कि तिब्बत का मानसरोवर
तिब्बत में पड़ता है एक मानसरोवर झील। ठीक, तो मानसरोवर झील ना कह के मानसरोवर के पास एक जगह का नाम है जिसका नाम है सिन का बाब। नोट कर लीजिएगा, सिन का बाब एक जलधारा है, ये वहाँ पे एक जलधारा के नाम से जानी जाती है। तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर के आसपास पड़ता है सिन का बाब। इसी से सिंधु नदी की क्या है, उत्पत्ति हुई है। और यह सिंधु नदी जो है वर्तमान में तिब्बत से होते हुए, जो तिब्बत वर्तमान में चीन के कब्जे में, आपको भी पता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि चीन के तिब्बत प्रांत या तिब्बत क्षेत्र से होते हुए, ठीक है, वह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और लास्ट में जाके यह अरब सागर में मिलती है। मतलब ये शुरुआत कहाँ से होती है, सिन का बाब जगह, जो कि कहाँ पर है, मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर कहाँ है, वो तिब्बत में है। ठीक, वह तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के सिन का बाब जलधारा से शुरू होती है और यह जाकर गिरती कहाँ है, अरब सागर में। कहाँ कहाँ से होके जाती, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत होते हुए, कश्मीर होते हुए, जम्मू के क्षेत्र, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान होते हुए ये नदी जाके अरब सागर में मिलती है। तो आप इतने से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस नदी का इतना बड़ा क्षेत्र है, जिस नदी का इतना बड़ा पूरा क्राइटेरिया है, तो उस नदी का जो क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होगा वो कितना समृद्ध होगा। तो इसीलिए सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, या जितनी भी सभ्यताएं इस क्षेत्र में पनपी उन्हें हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम इन सभ्यताओं की बात कर लें तो सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी के आसपास इसीलिए पनपी क्योंकि सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था काफ़ी फर्टाइल क्षेत्र था। और जैसा मैंने अभी उस गांव का मतलब शहर में बसने वाले लोगों की सोच का बताया, उसी अनुसार ये सारी सभ्यताएं सिंधु घाटी। तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इनके जो स्थल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन दोनों की अगर बात कर लें तो दयाराम साहनी और राय बहादुर ने की थी। तो इसको याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इसने की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, खुदाई कब हुई, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैं आपको जो पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1921 में, आपको पता है उसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो वो भी भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, तो 1921 में सर्वप्रथम इसकी खोज या खुदाई हुई थी। और खुदाई करने वाले कौन थे, खुदाई करने वाले आपके दयाराम साहनी थे। ठीक, उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज या उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ आपको मिलेंगे, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में मिलेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। अगर दूसरी सभ्यता मोहनजोदाड़ो, ध्यान दीजिए, मोहनजोदाड़ो का हिंदी का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात कर लें तो मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सक्खर जिला एक पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर इसके अवशेष मिलते हैं। दूसरी बात ये निकल के आती है कि मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने करवाई थी। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई करवाने वाले शख्स का नाम है, उसका नाम है राखाल दास बनर्जी। नोट कर लीजिए सभी लोग कि मोहनजोदाड़ो, जिसको हम हिंदी में मुर्दों का टीला कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के सक्खर ज़िले में है, उसकी अगर खुदाई की अगर हम बात कर लें तो उसकी खुदाई करने वाले शख्स का नाम राखाल दास बनर्जी था। क्लियर हुई बात। अगर तीसरे पॉइंट की बात कर लें, कालीबंगा, तो कालीबंगा की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो कालीबंगा का जो क्षेत्र है वह हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में पड़ता है,
तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह क्षेत्र जो राजस्थान में पड़ता है तो वह कालीबंगा का क्षेत्र पड़ता है। उसी प्रकार लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। वर्तमान में भी ये अस्तित्व में है। ये कहाँ पर है? यह गुजरात स्टेट के भाल क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? मीन्स हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सक्खर जिले में, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल जो कि बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था वह गुजरात के भाल क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद धौलावीरा के क्षेत्र के बारे में भी क्वेश्चन बनता है कि धौलावीरा जो था वो गुजरात के कच्छ जिले में वर्तमान में पड़ता है। यहाँ पे भी सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। दूसरा, छठवें नंबर पे हम देखें तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार में, हिसार जिले हरियाणा में पड़ता है, हिसार जिला वहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे राखीगढ़ी के अवशेष मिलते हैं। यह विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी के नाम से भी लोग जानते हैं, उसके किनारे इसका मेन है। दूसरा, आलमगीरपुर को मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक बार क्वेश्चन शायद पीसीएस के पेपर में आया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा क्षेत्र है जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो वो आलमगीरपुर है जो कि मेरठ में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। वहाँ पर इस चीज़ के बारे, इसलिए मैंने 7वां पॉइंट इसको दिया है क्योंकि एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर याद रखें। क्लियर हुई बात? तो ये 60 में 7 ऐसे इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सातों जो सभ्यताएं, इनका क्षेत्र और इनके जो उत्खननकर्ता, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये निकल के बात आती है, आपके भी दिमाग में बात आएगी कि आखिरकार ये सभ्यताएं थी कैसी। तो ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी, जिसको हम कह सकते हैं शहरी सभ्यता थी। लोथल जहाँ पर एक बहुत बड़े बंदरगाह के रूप में, सबसे प्राचीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता था, जिससे ये साक्ष्य मिलते हैं कि उस जमाने के लोग भी अपने व्यापार के लिए इन स्थानों का प्रयोग करते थे और जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार होता था। तो अगर इस पर हम डिटेल में बात करें तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात करना है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का समय अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि 1600 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया। और ऐसा माना जाता है कि 1300 BC, मतलब 1300 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया। और वहीं से एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है, जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है उसके बारे में शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बात करूंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर, जिसके बारे में आपको सुन, और उसी टॉपिक में थोड़ा सा वैदिक सभ्यता के बारे में भी आपसे कुछ बातें करूंगा। तो अगर हम बात कर लें वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता की जो बेसिक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, वो बेसिक शुरुआत 1500 से लेकर 600 BC तक मानी जाती है। ठीक है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत। अगर वैदिक सभ्यता को देखा जाए तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक 1500 से लेकर 1000 BC तक और 1000 BC से लेकर 600 BC तक। ठीक है, ये जो 1500 से आपका 1000 BC है, इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ये जो 1000 से 600 BC तक है, इसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक काल क्या है इसके बारे में हल्का सा आपको बता दें। नाम ही वैदिक काल है, मतलब ये ऐसा काल था जो वेदों पर आधारित था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इनके दौरान आर्यों के द्वारा शासन पद्धति, आर्यों के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती थी। तो
वैदिक सभ्यता की अगर बात कर लें तो वैदिक सभ्यता जब इन सभ्यताओं का धीरे धीरे पतन होने लगा तो नई सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है उसका उत्पत्ति हुई और ये सभ्यता 1500 से 600 बीसी के आसपास तक चली। इन सभ्यताओं को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, 1500 से 1000 बीसी जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं और 1000 से 600 बीसी जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो इस वैदिक एज के बारे में अगले वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और उसमें बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। कल फिर इसी समय हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।